डियर स्टूडेंट्स, BA थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड से आज हम अपकिरण के माप जिसमें हम विस्तार का इस टॉपिक पर अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए इसमें हम सबसे पहले अपकिरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, अपकिरण के माप, उसके उद्देश्य और फिर अपकरण की रीतियाँ, विभिन्न रीतियों में आज हम विस्तार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। केवल माध्य को ज्ञात करके हम समंगमाला के बारे में सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह जानना आवश्यक है कि पदमाला का प्रत्येक पद माध्य से कितनी दूरी पर है या कितना बड़ा या छोटा है। इस विचलन की दूरी पर फैलाव, बिखराव या विस्तार को ही अपकिरण कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। अपकिरण का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में अपकिरण से तात्पर्य पद श्रेणी के सीमांत पदों के विस्तार या सीमा विस्तार से है। दूसरे शब्दों में अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है जिसके अंतर्गत श्रेणी के पद पाए जाते हैं। दूसरे अर्थ में अपकिरण से तात्पर्य पदमाला के माध्य से लिए गए विचलनों का माध्य है। अन्य शब्दों में अपकिरण हमें यह बताता है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपकिरण के इन दोनों अर्थों में पाई जाने वाली भिन्नता पर ही अपकिरण के माप की विभिन्न रीतियाँ निर्भर है। अपकिरण का माप पहले अर्थ में सीमाओं की रीति द्वारा, मेथड ऑफ लिमिट्स, जिसमें आज हम विस्तार का अध्ययन करेंगे, और दूसरे अर्थ में विचलनों के माध्य, एवरेज ऑफ डेविएशंस द्वारा निकाला जाता है। अपकिरण की परिभाषा डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। कॉर्नर के शब्दों में जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में भिन्नता होती है उसके माप को अपकिरण कहते हैं। अपकिरण के माप द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप, समांतर माध्य, बहुलक, मध्यिका आदि को प्रथम श्रेणी के माध्य कहा जाता है क्योंकि ये वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। जबकि अपकिरण के माप द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं क्योंकि इसके लिए पहले समंकों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, फिर उस माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों या अंतरों का माध्य ज्ञात करते हैं। अर्थात ये माध्य से निकाले गए विचलनों के माध्य होते हैं। अब हम अपकिरण के माप को समझ रहे हैं। निरपेक्ष एवं सापेक्ष अपकिरण। अपकिरण सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों रूपों में ज्ञात किया जा सकता है। निरपेक्ष माप जब किसी समंक श्रेणी के प्रसार, बिखराव या विचरण की माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी की इकाई में ही ज्ञात की जाती है तो उसे अपकिरण की निरपेक्ष माप कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तियों की आय रुपये में, लंबाई सेंटीमीटर्स में, वेट किलोग्राम में आदि अपकिरण के निरपेक्ष माप हैं। लेकिन इसका एक दोष है। इन निरपेक्ष मापों का एक मुख्य दोष यह है कि इसके आधार पर उन समग्र श्रेणियों के अपकिरण की तुलना नहीं कर सकते हैं जिनके माप की इकाई अलग अलग है। सापेक्ष माप तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष माप को संबंधित माध्य से भाग देने पर जो अनुपात या प्रतिशत आता है वह अपकिरण के सापेक्ष माप कहलाती है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाती है। यह सापेक्ष माप समंकों की इकाइयों में न होकर एक अनुपात या प्रतिशत में होती है। इसे अपकिरण गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहा जाता है।
अब हम अपकिरण के माप के उद्देश्य और महत्व को समझते हैं। सबसे पहला है माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना। अपकिरण के माप का प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना है सांख्यिकी माध्य कितना विश्वसनीय है, अर्थात माध्य पूरी श्रेणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व करता है। यदि अपकिरण की मात्रा कम होती है तो माध्य उस श्रेणी का उचित प्रतिनिधित्व करता है और वह विश्वसनीय माना जाता है। इसके विपरीत अपकिरण की मात्रा अधिक होने पर माध्य श्रेणी का सही प्रतिनिधि नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में माध्य विश्वसनीय नहीं होता है। दूसरा है श्रेणी की बनावट या रचना के बारे में सूचना प्राप्त करना। अपकिरण के माप से श्रेणी की बनावट का पता लगाया जाता है, जिससे यह ज्ञात हो सकता है कि श्रेणी के मूल्यों में एकरूपता है या विचरणशीलता है। माध्य के दोनों ओर मूल्यों का प्रसार या बिखराव कैसा है और उसकी कितनी मात्रा है। विचरणशीलता की तुलना करना नेक्स्ट इसका उद्देश्य है। अपकिरण के सापेक्ष मापों की सहायता से दो या अधिक श्रेणियों की विचरणशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विचरणशीलता कम होने पर समरूपता अधिक होती है। आय की असमानताओं की तुलना करने, दो क्रिकेट खिलाड़ियों के रन बनाने में विचरणशीलता या एकरूपता का अध्ययन करने में अपकिरण के सापेक्ष माप बहुत उपयोगी होते हैं। विचरणशीलता के नियंत्रण में सहायक होना नेक्स्ट इसका उद्देश्य है। अपकिरण का माप विभिन्न क्षेत्रों में विचरणशीलता को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे देश में आय व धन के वितरण की असमानताएं ज्ञात करने के लिए विचरण का अध्ययन आवश्यक है, ताकि उचित नीति का पालन करके उस पर नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य और महत्व है वह है अन्य सांख्यिकी माप का आधार प्रस्तुत करना। अन्य विभिन्न सांख्यिकी माप जैसे विषमता, सहसंबंध, प्रतिगमन, परिकल्पना परीक्षण, प्रसरण विश्लेषण आदि अपकिरणों के माप पर आधारित है। अब अपकिरण ज्ञात करने की कई रीतियां हैं, जिसमें सबसे पहले है सीमा रीति, जिसमें रेंज, इंटरक्वार्टर रेंज, परसेंटाइल रेंज है। दूसरा विचलन माध्य रीति, जिसमें चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और अन्य माप है। और जो तीसरी मेथड है वो है बिंदु रेखीय रीति, ग्राफिक मेथड, जिसमें लॉरेंज वक्र है। आज हम मेथड ऑफ लिमिट्स में रेंज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विस्तार क्या होता है? किसी समंग श्रेणी के सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उसका विस्तार कहते हैं। किसी समंग श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे छोटा मूल्य स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन दोनों का जो अंतर होता है वो विस्तार कहलाता है। R = L-S ये फॉर्मूला है। विस्तार गुणांक अपकिरण के तुलनात्मक अध्ययन के लिए विस्तार का सापेक्ष माप ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। विस्तार के सापेक्ष माप को ही विस्तार गुणांक कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हम विभिन्न श्रेणियों में रेंज को कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी में। यहाँ पर हमें सबसे पहले श्रेणी के अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य को ज्ञात करके फिर रेंज का फॉर्मूला यूज़ करके हम विस्तार को प्राप्त करेंगे। एक उदाहरण हमको दे रखा है जिसमें बताया गया है कि निम्न समंग श्रेणी का विस्तार, उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। श्रेणी में हम देख रहे हैं जैसा कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को देखना है। सीरीज़ में हमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 40 नज़र आ रही है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 10 हमें सीरीज़ में दिख रही है। जो फॉर्मूला है R = L-S, लार्जेस्ट वैल्यू 40 रख दिया है हमने L की जगह, और S स्मॉलेस्ट 10 है तो वो 10 हमने रख दिया है। तो 40 - 10 रेंज कितना आ गया हमारे पास में 30। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए अभी हमने जैसा कि फॉर्मूला देखा था कि डेफिनेशन में L-S डिवाइड बाय L + S। L लार्जेस्ट वैल्यू 40
माइनस एस स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, 40 माइनस 10 हमने लिख दिया, डिवाइड कर रहे हैं हम लार्जेस्ट वैल्यू 40 प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू 10, ऊपर 40 माइनस 10 30, नीचे 40 प्लस 10 50, 30 डिवाइडेड बाय 50, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारे पास में निकल कर कितना आया 0.6। इस प्रकार हमने इंडिविजुअल सीरीज में रेंज को फाइंड आउट किया है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में रेंज को देखते हैं। खंडित श्रेणी में विस्तार निकालते समय केवल पदमूल्यों को ध्यान में रखा जाता है और आवृत्तियों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर साइज और फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर फॉर्मूले के लिए हमें केवल वैल्यू ऑफ आइटम साइज में से ही देखना है, फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, साइज में हम देख रहे हैं, हमें विस्तार फाइंड आउट करना है। R इक्वल टू L माइनस एस, L लार्जेस्ट वैल्यू, सीरीज़ में हम देख रहे हैं साइज में 15 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है। फॉर्मूले में हमने रखा L माइनस एस, 15 माइनस 5, रेंज कितना आया 10। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम निकाल रहे हैं L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस, 15 माइनस 5 डिवाइड बाय 15 प्लस 5, 15 माइनस 5 10, 15 प्लस 5 20, तो 10 डिवाइडेड बाय 20, 0.5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया है। अब हम कंटिन्यूस सीरीज में रेंज को कैसे निकाला जाता है इसको देखते हैं। इसके परिकलन में न्यूनतम वर्ग की निचली सीमा को न्यूनतम मूल्य और अधिकतम वर्ग की ऊपरी सीमा को अधिकतम मूल्य माना जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ हमें क्लास के रूप में हमें वैल्यूज़ मिलेगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगी। लार्जेस्ट वैल्यू जो हाईएस्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट 30, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा हाईएस्ट क्लास 25 से 30 है, तो उसकी अपर लिमिट 30, ये हमारा लार्जेस्ट वैल्यू होगा। और स्मॉलेस्ट क्लास 0 to 5 है, उसकी लोअर लिमिट हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे R इक्वल टू L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू 30, जो हाईएस्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 30, और स्मॉलेस्ट क्लास की लोएस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास में है 0, 30 माइनस 0 30। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम निकाल रहे हैं L माइनस एस, L प्लस एस कर रहे हैं, 30 माइनस 0 30 प्लस 0, 30 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1। रेंज हमारे यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है वो है 30 है, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारे पास में निकल कर आया 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अगर उस तरह का उदाहरण हो तो हम रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें जो क्लास दिख रहे हैं, सभी क्लासों के बीच हम आप देखिए 1 to 5, 6 to 10, 11 से 15, एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में एक की डिसकंटिन्यूटी है। और ये हमने मीन में भी पढ़ा था कि जब इस तरह की चीज़ हो या इस तरह की जब क्लासेस हो तो हमें उसको 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 करके लोअर लिमिट में 0.5 घटाना है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है। इस तरह से हमें क्लास को कंटिन्यूस फॉर्म में ले आना है, और ऐसा हमने किया है। कहने का मतलब है समावेशी वर्गांतरों को पहले अपवर्जी वर्गांतरों में बदल लिया जाता है और उसके बाद में हमें लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहिए और फिर रेंज निकालनी चाहिए। ये हमने सीरीज़ को इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब हम L लार्जेस्ट वैल्यू देख रहे हैं। लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हम क्लास का सबसे अपर क्लास, मतलब जैसे हाईएस्ट वैल्यू वाला क्लास जो है 25.5 to 30.5 वाला है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू तो 30.5 है लार्जेस्ट वैल्यू, जिसको हमने L के यहाँ रखा है। और S स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सबसे कम मूल्य वाला क्लास है उसका भी सबसे छोटा मूल्य वो 0.5 है, तो 30.5 माइनस 0.5, रेंज हमारे पास में आया 30। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस कर रहे हैं, वैल्यूज़ रख रहे हैं हम 30.5 माइनस 0.5 डिवाइड कर रहे हैं 30.5 प्लस 0.5 से, तो 30 डिवाइडेड बाय 31
0.97 कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया है। इस प्रकार आज हमने अपकिरण के अर्थ और उसकी माप को समझते हुए उसकी विभिन्न रीतियों में से लिमिट रीति के अंतर्गत आज हमने विस्तार को समझा। धन्यवाद।